सब्सक्राइब कीजिए टारगेट विथ एमजी शर्मा यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, वो भी फ्री में। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमजी शर्मा पर। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लेकर उपस्थित हैं घटना चक्र के टो सीरीज प्रैक्टिस सेट एक जीएस पोर्शन को लेकर। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 101। हड़प्पा काल में इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और धौलावीरा। तो मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धौलावीरा। धौलावीरा, हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। ये गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। इसे स्थानीय रूप से कोटदा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में यूनेस्को ने धौलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व स्थल के रूप में घोषित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 102। निम्न में कौन सा उपवेद नहीं है? कौन सा उपवेद नहीं पूछा गया है? धनुर्वेद, शास्त्रवेद, आयुर्वेद या योगवेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योगवेद। योगवेद कोई वेद नहीं है। उपवेद को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आयुर्वेद और दूसरा है गंधर्व वेद, तीसरा है शिल्प वेद या जिसको कहते हैं स्थापत्य वेद, और शस्त्र शास्त्र वेद या धनुर्वेद। ये 4 वेदों में इसको जो विभाजित किया गया है। पहला है आयुर्वेद, दूसरा है गंधर्व वेद, तीसरा है शिल्प वेद या स्थापत्य वेद और चौथा है शस्त्र शास्त्र वेद या धनुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा से, गंधर्व वेद नृत्य संगीत से, शिल्प वेद भवन निर्माण से तथा शस्त्र शास्त्र वेद युद्ध की शैलियों से संबंधित है, जबकि योग वेद उपवेद से संबंधित नहीं है। और प्रश्न में पूछा गया है कौन सा संबंधित नहीं है, तो इसीलिए हमारा डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 103। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? फिरदौस शाह, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम या महमूद गजनबी। तो मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था और इराक के हाकिम अल इजाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। और कठिन संघर्ष के बाद मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध के शासक दाहिर को पराजित करने में सफल हुआ और सिंध तथा मुल्तान जीत लिया। फारसी ग्रंथ चचनामा जो है से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है, अर्थात चचनामा से मुल्तान जीत लिया। चचनामा से अरबों द्वारा सिंध की विजय की जानकारी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 104। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक छतरपुर जिला है और इसी जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का वर्णन कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण लगभग 950 से 1050 ईस्वी के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 105। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी या उत्तरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी। पूर्वी इसका राइट आंसर होगा। और जो हमारा पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से यानी बंगाल, बिहार से संबंधित है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक धर्मपाल था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 106। दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? बीराम, पांड्या, कट्टाबोम्मन,
राजा राज चोल, मार्तंड वर्मा या हैदर अली? तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्तंड वर्मा। कोलाचेल का युद्ध 1741 ईस्वी में राजा मार्तंड वर्मा और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था, जिसमें श्रावण कोर की सेना ने डच सेना को परास्त कर दिया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1605 ईस्वी में आई और डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कर 1759 ईस्वी में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए बेदरा युद्ध से हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 107। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1748 में, 1757 में, 1764 में या 1782 में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1757 में लड़ा गया। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी यानी नादिया जिला जो पड़ता है नामक स्थान पर हुआ और इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला पराजित हुआ और अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है 108। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। तो ये है रुपये 82 लाख, 26 लाख, रुपये 44 लाख या रुपये 68 लाख। तो इसमें कितने का भुगतान देने की सहमति हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 लाख। बक्सर के युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की प्रथम संधि की, जिसकी शर्तें इस प्रकार थीं। पहली शर्त थी मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी थी। दूसरा था कंपनी की अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर छीनकर मुगल सम्राट को दे दिया। तीसरा जो हमारा कंडीशन था, कंपनी ने मुगल बादशाह की वार्षिक 26 लाख रुपए देना स्वीकार किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 109। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? भारत सरकार अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935? तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919। 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 110। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? नेहरू, गांधी, जेपी नारायण या एम.एन. राय? तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम.एन. राय। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1935 में संविधान सभा का सुझाव सर्वप्रथम एम.एन. राय ने दिया और इस विचार का मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसके बाद कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा का अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 111। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? 12, 13, 15 या 17? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 15 महिला सदस्य थीं। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं, जिनमें दुर्गा भाई देशमुख, अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू आदि ये प्रमुख थीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 112। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, बी पट्टाभी सीतारामैया, एच.सी. मुखर्जी और के.एम. मुंशी? तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी इसका राइट आंसर होगा। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया था। इनमें से 8 बड़ी समितियां थीं और कुछ छोटी समितियां भी थीं। ये समितियां और उनके अध्यक्ष निम्नलिखित हैं जो दिए गए हैं। संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा है प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। और चौथा है प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और पांचवा है मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति।
तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समिति की 2 उप समितियाँ भी थी। पहला था मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी, और दूसरा था अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी, और प्रक्रिया निगम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 7वां राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, और 8वां संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये तमाम थी समितियां और इनके सब अध्यक्ष थे, उनके नाम इस प्रकार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 113। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। चीन है, नेपाल, म्यांमार या बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। वो देश ऐसा है जो कई राज्यों से सीमा साझा करता है, वो बांग्लादेश है। भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा अर्थात 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ लगती है। इसके बाद क्रमशः चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान तथा अफगानिस्तान के साथ इसकी सीमाएं जुड़ी हुई हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 114। भारतीय प्रायद्वीप तक फैला हुआ है अरब सागर, हिंद महासागर, हिमालय या बंगाल की खाड़ी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, हिंद महासागर। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रायद्वीप का विस्तार कन्याकुमारी तक है। इस प्रकार इसका विस्तार हिंद महासागर तक है। इस प्रकार विकल्प सही उत्तर जो हमारा होगा वो बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 115। 115 नंबर कहता है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? गुजरात, झारखंड, असम या मिजोरम। तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 4। पहला है गुजरात, दूसरा है झारखंड और 4 है मिजोरम। ये 3 हमारे जो हैं ये कर्क रेखा से गुजरते हैं। और कर्क रेखा जो है भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। इस रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य कुल 8 हैं, जिसमें पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 116। सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल नहीं खाता है? नेबुलर परिक्रमा आर्किमिडीज हैं, ज्वारीय हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स एंड हेरोल्ड जेनरी हैं, ग्राह्य हाइपोथेसिस चैम्बरलिन और मोल्टन हैं, गैसीय हाइपोथेसिस जिसको कांट कहते हैं इसका सिद्धांत है। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ये नेबुलर परिक्रमा आर्किमिडीज हैं, इसके जो सही सिद्धांत हैं करता हैं संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 117। सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है प्रकाश मंडल, स्थल मंडल, वर्णमंडल या वातावरण। तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये प्रकाश मंडल। ऑप्शन ये इसका होगा प्रकाश मंडल। सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं वो प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य का वातावरण मुख्य रूप से प्रकाश मंडल, वर्णमंडल तथा प्रभामंडल से मिलकर बना है। प्रकाश मंडल में सूर्य की ऊर्जा प्रकाश के रूप में प्रकट होती है, जिससे यही भाग दिखाई पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 118। नासा क्वेश्चन में आता है, नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है? अल्फा सेंचुरी, बर्नार्ड स्टार, प्राक्सिमा सेंचुरी या सीरियस। तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राक्सी सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी का एक तारा नहीं है बल्कि तारा व्यवस्था है। इसके अंतर्गत 3 तारे आते हैं, अल्फा सेंचुरी, अल्फा सेंटुरी या बी प्राक्सिमा सेंचुरी। प्राक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी के निकटतम स्थित तारा है। ये पृथ्वी से लगभग 4.25 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, जबकि अल्फा सेंचुरी ये और इसका सेंटुरी बी पृथ्वी के लगभग 4.35 प्रकाश वर्ष दूर स्थित हैं। मित्रों हमारा अगला क्वेश्चन है 119। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होती है विदेशी आय, अप्रत्यक्ष कर, पूंजी खपत भत्ता या प्रत्यक्ष कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूंजी खपत भत्ता। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है
क्योंकि इसमें पूंजी खपत भत्ता सम्मिलित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 120। 120 नंबर है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका ये राइट आंसर होगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा किया जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना हेतु वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का है। राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधियों से भी जाती है। पहला है साधन लागत या आय विधि, दूसरा है उत्पाद विधि और तीसरा है व्यय विधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 121। निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कारक यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स जिसे कहते हैं कृषि विकास से संबंधित नहीं है? सिंचाई, सड़कों की उपलब्धता, बीमा या खनन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बीमा, जिसको इंश्योरेंस बोलते हैं। मित्रों हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है 121। निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कारक यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स कृषि विकास से संबंधित नहीं है? सिंचाई, सड़कों की उपलब्धता, बीमा या खनन। तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खनन। खनन ये नहीं है। सिंचाई, परिवहन, विद्युतीकरण, भंडारण, संरचना, कृषि बाजार, बीमा आदि जो हैं कृषि विकास आधारित प्रमुख संरचनात्मक कारक हैं। और इन विकल्पों में दिए गए जो खनन है वो कृषि विकास आधारित संरचना का कारक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है 122। 122 देखते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से कौन से नेता गोरखनाथ मंदिर के मठ के मुख्य पुजारी भी हैं? उमा भारती, योगी आदित्यनाथ, श्री श्री रविशंकर या महंत परमहंस दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, योगी आदित्यनाथ। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गोरखनाथ मंदिर मठ के मुख्य पुजारी भी हैं और श्री श्री रविशंकर जो भारतीय आध्यात्मिक नेता हैं और उमा भारती जो हैं भारतीय राजनेत्री हैं और जो भाजपा सरकार में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा सफाई मंत्री रही थीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 123। उत्तर प्रदेश में हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई। गरीबी दूर करने, कुपोषण दूर करने, बेरोजगारी दूर करने या निरक्षरता दूर करने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, कुपोषण दूर करने की जो है स्कीम है। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सबरी को कहते हैं सस्टेनिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एबव रीड इंडिकेटर संकल्प अभियान का शुभारंभ किया गया और 11 जुलाई 2017 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2017-18 के कुपोषण को दूर करने के लिए सबरी संकल्प अभियान की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं तथा 5 वर्ष के अति कुपोषित बच्चों के अतिरिक्त पोषाहार दिया जाए, ये इस स्कीम में प्रावधान किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 124। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ये जापानी इंसेफेलाइटिस का उद्घाटन फरवरी 18 से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया था। दस्तक अभियान व्यापक सामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तन का हिस्सा है और इसे यूनिसेफ के सहयोग से भी शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य जनगणना, जन जागरण और सहभागिता के माध्यम से जापानी इंसेफेलाइटिस एक्यूट या इंसेफेलाइटिस के उन्मूलन का प्रयास किया गया जाना है। उत्तर प्रदेश में दस्तक अभियान का दूसरा चरण 1 से 15 जुलाई 2019 के मध्य संचालित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 125, अर्थात ये 124 का ये राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 125 देखते हैं। 125 हमारा है, प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का शिलान्यास कहाँ किया गया है? अहमदाबाद, गुरुग्राम, चंडीगढ़ या नोएडा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नोएडा।
जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा देश के पहले मोबाइल ओपन एक्सचेंज जिसको मॉक्स जोन शिलान्यास किया। मोबाइल ओपन एक्सचेंज मोबाइल उद्योग के लिए समर्थित पारिस्थितिकी तंत्र होगा जो मोबाइल निर्माताओं, अनुसंधानों, विकास और संबद्ध उद्योगों को एकीकृत मंच प्रदान करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 126। वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मनाया गया 4 जनवरी को मनाया गया है। 4 जनवरी 2016 को 2 दिवसीय प्रथम उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस का उद्घाटन ऐतिहासिक ताजनगरी आगरा के होटल आईटीसी मुगल के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा किया गया। इस समारोह का उद्देश्य प्रदेश के उद्योग एवं निवेश को बढ़ावा देना था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश से जुड़े 16 प्रवासी भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में उनके दायित्व योगदान के लिए उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार कर सम्मानित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 127। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? चीन, नेपाल, भूटान या बांग्लादेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल। उत्तर प्रदेश राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल राष्ट्र के साथ साझा करती हैं। नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य के साथ साझा करती हैं। उत्तर प्रदेश कुल 9 भारतीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 128। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश या बिहार सीमा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश सीमा, उत्तर प्रदेश या नेपाल सीमा या उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड की सीमा? तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुंदेलखंड मध्य भारत में स्थित एक प्राचीन क्षेत्र है। इसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से फैली हुई है। इस क्षेत्र की भाषा बुंदेली है। इसमें उत्तर प्रदेश के जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, महोबा, मध्य प्रदेश के सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दतिया के क्षेत्र शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 129। हमारा अगला प्रश्न है 129। कंप्यूटर शब्दावली में पीडीएफ का पूर्ण रूप है प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रिंट डिस्पैच फाइल, प्रोटोकॉल डिस्क फाइल या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट? तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये होता है पीडीएफ का फुल फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 130। निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघु यानी कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज प्रचालन प्रणाली जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को दर्शाती है? कंट्रोल जेड, आल्ट प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस एस्केप की या आल्ट प्लस इंटर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ESC और एस्केप की दबाएंगे तो कीबोर्ड शॉर्टकट है। ये विंडोज प्रचालन प्रणाली स्टार्ट मेनू को दर्शाएगी यानी कंट्रोल प्लस एस्केप बटन दबाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 131। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है? चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स-ली, फिलिप डॉन एस्ट्रिज या जेम्स गारिन्स? तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिलिप डॉन एस्ट्रिज। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 132 सॉरी। आरएफपी का पूरा नाम क्या है? इसका उपयोग आईटी सेक्टर में आरएफपी दस्तावेज के संदर्भ में किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये होगा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। आरपीएफ का पूर्ण रूप रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 133।
वाटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट का, IBM का, गूगल का या डेल का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका बी, IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका पूरा नाम है। वाटसन कंप्यूटर IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कारपोरेशन द्वारा निर्मित किया गया है। IBM का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 134। माप इकाइयों की CGS प्रणाली के निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? कूलाम, गॉस, स्टेरेडियन, सेल्सियस ग्रेड सेकंड, सेंटीलीटर गैलन सीमेंस या सेंटीमीटर ग्राम सेकंड? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। CGS पद्धति सेंटीमीटर ग्राम सेकंड और FPS पद्धति फुट पाउंड सेकंड, और फिर आता है MKS पद्धति, इसमें मीटर किलोग्राम सेकंड, और SI पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला और मोल। और ये दो संपूरक जो हैं मात्र स्टेडियन और रेडियन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 135। एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 जूल प्रति कूलाम, 1 न्यूटन प्रति कूलाम या 1 जूल प्रति न्यूटन? तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 जूल प्रति कूलाम। 1 वोल्ट कितने बराबर के होता है? 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 136। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का द्रव व्यवस्थापन किस तरह होता है? दूर दूर होते हैं, बारीकी से नहीं बांधे जाते हैं, बहुत बारीकी से बंधे होते हैं या कम बारीकी से बंधे होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिनके कारण से वो एक दूसरे से मजबूती से बंधे रहते हैं। इसी कारण ठोस पदार्थ का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 137। हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है विद्युत चालकता, क्रिस्टल संरचना, घनत्व या परमाणु भार? तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परमाणु भार। हीरा तथा ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपर रूप हैं। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि दोनों ही कार्बन के परमाणु से बने हैं। इसका परमाणु भार समान होता है। हालांकि इन दोनों की विद्युत चालकता, क्रिस्टल संरचना तथा घनत्व भिन्न होते हैं। मित्रों हमारा अगला प्रश्न है 138। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? कालोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ट्रॉमेटोलॉजी या डर्मेटोलॉजी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रॉमेटोलॉजी। ट्रॉमेटोलॉजी कहलाता है ये, और ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है, और डर्मेटोलॉजी जो होता है इसके अंतर्गत त्वचा का अध्ययन किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रॉमेटोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 139। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, सेरिब्रम या सेरेबेलम? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ये न्यूरॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक जो है और कार्यात्मक इकाई होती है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इसका कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करना और उसका विश्लेषण करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 140। 140 नंबर हमारा है, हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों और खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? गुर्दा में, बड़ी आंतड़ी में, पेट में या छोटी आंतड़ी में? तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छोटी आंतड़ी में यानी छोटी आंत में ये सोख लिया जाता है। और शरीर में कुल पोषक तत्वों का खनिज की अधिकांश मात्रा छोटी आंत में अवशोषित होती है।
हमारे शरीर की छोटी आंत लगभग 6 मीटर लंबी और अत्यधिक कुंडलित होती है। इसकी आंतरिक दीवार पर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, यानी बिलाई पाए जाते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं, जो पोषक पदार्थों में अवशोषित करते हैं। छोटी आंत की अत्यधिक लंबाई एवं कुंडलित होना अधिक अवशोषण की क्रिया के लिए उत्तरदायी माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 141। मध्य प्रदेश में स्थित कौन सा जिला भारत का कार्यात्मक रूप से साक्षर पहला जिला बन गया है? मंडला, सीहोर, हरदा या शाजापुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मंडला। मंडला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश से स्थित मंडला जिला भारत का कार्यात्मक रूप से साक्षर पहला जिला बन गया है। वर्ष 2011 के सर्वेक्षण के दौरान मंडला जिले में साक्षरता दर 68% थी और अब ये जिला पूर्ण रूप से कार्यात्मक साक्षर जिला बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 142। जनवरी 2023 में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भोपाल, इंदौर, गांधीनगर या वाराणसी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये इंदौर। इंदौर में किया जाएगा, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये इंदौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 8 से लेकर 10 जनवरी 2023 के मध्य 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया जाएगा। प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस यानी भारतीय दिवस मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस, क्योंकि 9 जनवरी 2015 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और इसीलिए वो प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है 143, उसको देख लेते हैं। पोखरेल नाइट सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? आगरा में, चित्रकूट में, सहारनपुर में या लखनऊ में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ में किया जाएगा। ऑप्शन डी लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोखरेल नाइट सफारी पार्क की स्थापना लखनऊ में की जाएगी। यह नाइट सफारी पार्क में 350 एकड़ यानी 350 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 144 नंबर हमारा अगला है। हमारा अगला प्रश्न है 144। अगस्त 2022 में किस राज्य की सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में संस्कृत ग्राम विकसित करने के लिए निर्णय लिया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक या मध्य प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, इसका राइट आंसर होगा। अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी 13 जिलों को एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है और उत्तराखंड में हिंदी के बाद संस्कृत प्रवेश की दूसरी आधिकारिक भाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 145। अगस्त 2022 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खारे पानी से जलने वाली देश की पहली लालटेन का अनावरण किया। इस लालटेन का क्या नाम है? रोशनी, उजाला, दीपक या दमक? तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, रोशनी इस लालटेन का नाम है। अगस्त 2022 में किया गया है और केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में खारे पानी से जलने वाली देश की पहली लालटेन का अनावरण किया है, जिसका नाम रोशनी रखा गया है। और इस लालटेन में एलईडी बल्ब को जलाने के लिए समुद्र के खारे पानी का इस्तेमाल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 146। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को, 13 अगस्त को, 14 अगस्त या 15 अगस्त को? तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 14 अगस्त को मनाया जाता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 अगस्त को भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष 14 अगस्त को यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 147। उत्तर प्रदेश में स्थित किस शहर को शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ को सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा? आगरा, वाराणसी, मथुरा और एक इसका डी बढ़ा लीजिए अयोध्या। ये ऑप्शन में छूट गया है अयोध्या। तो इस उत्तर प्रदेश के स्थित शंघाई सहयोग संगठन को सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है, वो हमारा है ऑप्शन बी वाराणसी। वाराणसी राइट आंसर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 148। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किसे 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है? वासुदेव मोही, शरण कुमार लिम्बाले, के शिवा रेड्डी या प्रोफेसर रामदर्श मिश्रा?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोफेसर रामदास मिश्रा। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 31वां सरस्वती सम्मान 2021 हिंदी के वरिष्ठ कवि एवं लेखक प्रो रामदास मिश्रा को प्रदान किया गया। उन्हें यह सम्मान उनकी कविता संग्राम मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 149। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1981 में, 1986 में, 1995 में या 2000 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भारत में 1986 में पारित हुआ और ये संपूर्ण भारत में लागू हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 150। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हों, प्रोटीन समृद्ध हों, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों या आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।